भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में सांस्कृतिक नगर बनारस से 100 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है जनपद आजमगढ़। वही आजमगढ़ जिसके बारे में मशहूर साहित्यकार इकबाल हुसैन ने कहा था, ये खित्ता-ए आजमगढ़ है मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वह नैयर आजम होता है। आजमगढ़ जनपद तमसा के सुरम्य तट पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। जनपद सांस्कृतिक एवं पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ, तुलसीदास ने यह पंक्ति भगवान श्री राम के वनवास के समय तमसा नदी के तट पर विश्राम करने के परिप्रेक्ष्य में लिखी है। तमसा नदी यहाँ की एक प्रकार से मुख्य नदी कही जा सकती है और तमसा के किनारे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम हैं। अत्रि अनुसूया के 3 पुत्र थे, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्र। इन तीनों ऋषियों के आश्रम यहाँ आजमगढ़ जनपद में हैं। इसी तमसा व मंजूषा नदी के संगम पर दुर्वासा ऋषि, तमसा व कुंवर नदी के संगम पर दत्तात्रेय तथा तमसा व सीलनी नदी के तट पर चंद्रमा ऋषि की तपस्थली रही है। ज्ञात साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ सेवरी और चेरो जातियों का अधिकार हुआ करता था। आर्यवर्त जब अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हुआ तो विभाजन के अनुसार आजमगढ़ का उत्तरी भाग कौशल तथा दक्षिण भाग काशी में चले गए। यह भूभाग कभी स्वतंत्र रूप से नहीं रहा। कई शासकों जैसे मौर्य, शुंग, गुप्त, लोधी आदि के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त करते हुए मुगल सल्तनत के अधीन भी रहा। 1609 ईस्वी में जहांगीरकालीन गौतम वंशीय राजपूत चंद्रसेन सिंह, मूल निवासी आजमगढ़ के वंशज विक्रमादित्य सिंह को औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा दिया, जिसके बाद विक्रमादित्य ने एक मुस्लिम चंदेल राजपूत लड़की से विवाह किया। इनकी 2 पुत्र आजम खां और अजमत खां हुए। आजम खां ने सन 1665 ईस्वी में तमसा नदी के किनारे एक नया नगर बसाया जिसका नाम आजमगढ़ रखा। मुस्लिम शासकों से होता हुआ यह शहर अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तत्पश्चात सन 1832 में आजमगढ़ जनपद एक नए कलेवर के रूप में उभर कर सामने आया तथा सर थॉमसन प्रथम जिला अधिकारी बने। आजमगढ़ की पहचान यहाँ की साहित्यिक परिवेश से है। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 4 अध्यक्षों में पंडित बद्रीनारायण प्रेमघन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और चंद्रबली पांडेय को जन्म देने का श्रेय इसी जनपद को है तथा इतिहास, पुरातत्व और साहित्य के समन्वयक परमेश्वरी लाल गुप्त, राजा मोतीचंद, राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त आदि के जन्मस्थली भी यही है। उर्दू साहित्यकारों में शिबली नोमानी, मजरूह सुल्तानपुरी और कैफी आजमी जिनके गीत गज़लों की दुनिया दीवानी रही है, तो वही शबाना आजमी चर्चित अभिनेत्री एवं समाजसेवी भी इसी जनपद की देन है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान आजमगढ़ के शूरवीर सीताराम अस्थाना, बाबू विश्राम राय, उदय भान सिंह अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। कलात्मक दृष्टि से मुबारकपुर में बनने वाली बनारसी साड़ियों की कारीगरी मन को मोह लेती है, तो वही हरिहरपुर संगीत घराने के चैता चैती की धुन पर सभी झूम उठते हैं।
स्वतंत्रता के पश्चात सन 1988 ईस्वी में जनपद का पुनर्गठन हुआ। विभाजन कर आजमगढ़ एवं मऊ जनपद का सृजन हुआ। 15 नवंबर सन 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ के 8 तहसीलों में सबसे बड़ी तहसील के रूप में निजामाबाद है। यह कस्बा जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर तमसा नदी के तट पर स्थित है। 13वीं शताब्दी में कायस्थों का आगमन हुआ। कस्बे में कायस्थों ने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया। तब से इस कस्बे को हनुमंतगढ़ के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1351 ईस्वी में इस्लाम धर्म प्रचार के क्रम में निजामुद्दीन ने कायस्थों की बस्ती हनुमंतगढ़ के पास बेगपुर गांव में आकर अपना निवास स्थान बनाया। दीपावली के दिन निजामुद्दीन ने हनुमंतगढ़ के कायस्थों पर हमला करके उनकी बस्तियों को जला दिया। इस घटना के उपरांत निजामुद्दीन हनुमंतगढ़ रहने लगे। निजामुद्दीन की मृत्यु के बाद पहली बार इस बस्ती को हनुमंतगढ़ के स्थान पर निजामुद्दीन के नाम पर निजामाबाद का नामकरण हुआ। समय बदलने के साथ ही साथ सन 1561 में निजामाबाद प्रचलन में आ गया और प्राचीन नाम हनुमंतगढ़ भूलता चला गया। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव और तेग बहादुर साहब की स्मृतियों को समेटे हुए प्रसिद्ध गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब इसी कस्बे में है। यहाँ पर 25 गुरु ग्रंथ साहब हस्तलिखित तथा 6 दशम ग्रंथ मौजूद हैं। गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण में कुछ नेज़े, ढाल, तलवार, कवच तथा अन्य युद्ध सामग्री भी मिले हैं। चरण पादुका साहब निजामाबाद सेवादार जगदीश सिंह आप सभी संगत को बताना चाहता है कि ये स्थान श्री गुरु नानक देव जी महाराज एवं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और बाबा श्री चंद जी इन महापुरुषों के यहाँ पे चरण पड़े हैं। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की चरण पादुका भी यहाँ पे संगतों के दर्शन के लिए मौजूद है। धार्मिक दृष्टि से माता शीतला मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। सावन मास में विशेष रूप से मेला लगता है। प्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मशहूर फिल्मी शायर मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म इसी कस्बे में हुआ था। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ ही साथ यहाँ की प्रसिद्धि काले मिट्टी के कलात्मक बर्तनों के लिए है। ऐसा माना जाता है कि निजामाबाद काली मृदभांड कला का उद्भव गुजरात प्रांत के कच्छ से हुआ है। यहाँ के कुंभकारों के पूर्वज मुगल बादशाह औरंगजेब के समय काजी अब्दुल फराह निजामाबादी के साथ गुजरात से निजामाबाद आए थे। गुजरात प्रांत से 4 कुंभकार खजनी बाजार जिला गोरखपुर में आकर रहने लगे तथा मिट्टी के हाथी व घोड़े बनाने लगे। कुछ दिनों बाद इनमें से 3 कुंभकार जोधी का पुरा आजमगढ़ आ गए। तत्पश्चात 2 कुंभकार काजी घराने के साथ निजामाबाद आए। राहुल सांकृत्यायन का इस संबंध में कुछ और ही कहना है। उनके अनुसार ये कुंभकार खिलजी शासन के समय में देवगिरी से यहाँ आकर बसे थे। उनके बनाए बर्तन दुनिया में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ज्ञात साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ के कुंभकार गुजरात से ही आए हुए हैं। काजी ने इन कुंभकारों को 20 बीघा जमीन दी और 5 छोटे छोटे मकान भी बनवाए। इसी भूमि पर अपने जीविकोपार्जन के लिए ये कुंभकार खेती का कार्य करते थे और बची हुई भूमि पर मृदभांड कला का कार्य प्रारंभ किया। इनकी कला की प्रसिद्धि का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ के कारीगरों में नोहर राम, झिंगुर राम तथा अन्य को सन 1868 ईस्वी में आगरा में लगी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल प्रदर्शनी में तत्कालीन वायसराय के हाथों प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, चांदी के सिक्के और 2.5 भर सोने का मेडल प्रदान किया गया था। सन 1871 में लंदन में आयोजित विशिष्ट कला प्रदर्शनी में झिंगुर राम की उपस्थिति है।
इस प्रदर्शनी में झिंगुर राम को 100 मोहरें और सोने का हल जोतता किसान स्मृति चिन्ह पुरस्कार के रूप में दिए गए। सन 1936 में जियाऊ राम को मध्य प्रदेश के देवास नरेश द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में हाथ से बने काले मृदभांडों के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप 100 रुपये दिए गए। वर्तमान समय में निजामाबाद में हुसैनाबाद, फरहाबाद तथा भैरवपुर कलां प्रमुख मोहल्ले हैं, जहां लगभग 40 से 50 कुंभकार परिवार लाल व काले मृदभांड पात्रों को बनाते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि दिसंबर 2015 में निजामाबाद की काले मृदभांड कला को GI भौगोलिक सूचकांक का सहारा मिल गया है। मेरा नाम रामजतन प्रजापति है। मैं बचपन से अपने पिताजी से इस काम को सीखा। ये हमारा पैतृक पेशा है जो है। लगभग मैं 35 वर्षों से इसको लगातार करता आ रहा जो है। इस काम पर मुझे 1987 में सर्वप्रथम राज्य दक्षता पुरस्कार मिला था। 1994 स्टेट अवार्ड मिला जो है, और 2004 में नेशनल मेरिट मिला। इसके बाद मुझे जो नेशनल अवार्डी होते हैं उनके थ्रू जो मुझे 2009 में कला श्री पुरस्कार मिला। मैं इस काम को भारत के तमाम स्टेट में जो है इसका डेमॉन्स्ट्रेशन भी किया जो है और प्रदर्शन किया जो है। अभी हाल ही में जो है हम इंग्लैंड गए थे जो पिछले इसी माह में जो है, वहाँ भी अपने कला का जो है प्रदर्शन किया। समस्या तो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी समस्या है मिट्टी की जो है। सबसे पहले हम लोग नगर पंचायत में रहते हैं, जो यहाँ पर मिट्टी मिलता है वो देहातों में है जो है। तो अभी क्या है कि पहले लोग बहुत थोड़ा काम होता था, लेकिन आज के ज़माने में इंसान का खर्च बढ़ गया तो काम भी बढ़ गया जो। इसलिए मिट्टी की खपत बहुत ज़्यादा है। 2-2 साल में एक समतल ज़मीन पोखरा बन रहा है, बड़ा बड़ा जो बन जा रहा है जो। इसके लिए कुम्हारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिट्टी जो है। दूसरी समस्या है कि इस काम को बच्चे अब नहीं करना चाह रहे हैं। इसके लिए सरकार को अलग से जो है बच्चों को प्रोत्साहन देना होगा ताकि इस काम को जारी रखें। अब देखिए, मैं 1990-91 में कहीं काम कर रहा था दिल्ली में इसी से संबंधित, लेकिन हमारे पिताजी कहे नहीं आपको वहाँ काम नहीं करना है, आप आइए हमारे काम को संभालिए ताकि इस काम को जिंदा रखें। अभी सरकार भी हर साल 2-4 लोगों को स्टेट अवार्ड देती है, तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है जो किस एजेंसी के माध्यम से क्या हो रहा है कि ब्लैक पार्टी ख़त्म हो रही है जो है। अभी आप पूरे गांव में देखेंगे तो आपको ब्लैक पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। मिट्टी का काम हर गांव में होता है। निजामाबाद का सबसे खास चीज़ है काला पकड़ना। जब यही काला नहीं रहेगा तो फिर यहाँ का नाम ख़त्म हो जाएगा। अब इसके लिए सरकार जिन एजेंसी के माध्यम से इसका विकास करवाती है जो है, तो समय समय पर उसकी जांच भी हो कि क्या वो पेपरों हो रहा है कि वास्तविक हो रहा है जो है। कागजी तौर पर बहुत विकास हो रहा है जो। अभी हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट है, GI भी हो गया है, लेकिन सबसे कोई लाभ थोड़ा नहीं। हमारी जो बुनियादी सुविधा है वो होना चाहिए जो है। अब GI से बहुत बड़ा इस क्राउड को नुकसान हो गया है। उस समय हमारे 60 परिवार काम कर रहे थे, लेकिन आज हमें कहने में बहुत दुख हो रहा है कि किसी घर में आप पूर्ण रूप से ब्लैक पार्टी का काम ही नहीं देखेंगे। बिजली के बारे में अभी आप देखेंगे इसी मऊ वगैरह में जो है बहुत कम पैसे में बिजली जो है मिल रही है, लेकिन हमारे कुम्हार जितने भाई हैं जो है क्वार्टर का मोटर चलाते हैं। उसमें क्या है कि अभी जांच हुआ था, सभी का कमर्शियल कर दिए। वैसे भी 900-1000 रुपये आता था जो है, अभी क्या है कि कमर्शियल होने से 10 रुपया यूनिट जाएगा जो। बताइए वो मतलब इस बिजली से भी बहुत बड़ा फर्क काम पड़ रहा है जो है। अब इंसान कहाँ से 3000-4000 रुपये महीने भरेगा जो। पहले तो मिट्टी का। दूसरी चीज़ जो कंडा होता है, अभी क्या देहातों में जिसको गाय दूध का कारोबार होता है तो गोबर से कंडा बनाया जाता है, तब लोग नहीं पाते हैं। कंडा मिलने में बड़ी दिक्कत है। तो सरकार को इस तरह यहाँ पर इस तरह फर्नेस लगाया जाए ताकि उनको पकाने में सुविधा हो। इस कुंभकार टोली में घुसते ही शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ के बने मिट्टी के काले बर्तनों ने देश व प्रदेश सरकार से पुरस्कार न पाए हों, लेकिन अब कुछ ही परिवार ऐसे बचे हैं जो इस हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं। निजामाबाद की काली मृदभांड कला की तकनीक एवं तैयारी के संबंध में चर्चा नितांत आवश्यक है। मिट्टी की तैयारी। कुंभकार पहले मिट्टी को तेलीपुर व धुरीपुर पोखरिया से लाते थे, जो एक परतदार जिनमें बालू के कण तथा दूसरी
गांठदार जो कठोर मिट्टी होती थी। दोनों को मिलाकर बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में पोखरिया अतिक्रमण की शिकार होने के कारण कुंभकार आमतौर पर वर्ष के अप्रैल के महीनों में पात्र बनाने के लिए कुंभकार अपने कस्बे से बाहर पोखरी या अगल बगल की जमीनों से मिट्टी को 1500 से 2000 रुपए की कीमत देकर ट्रैक्टर या ठेला द्वारा ले आते हैं। मिट्टी को ईंट व सीमेंट से बने नाद हौदी में पानी डालकर फूलने के लिए छोड़ देते हैं। मिट्टी के पानी में घुलने के बाद उसकी लोहे से बनी जाली से छनाई की जाती है। ज़्यादा महीन छनाई के लिए जाली के ऊपर सूती कपड़ा या मच्छरदानी लगाकर मिट्टी की छनाई की जाती है। छनी हुई मिट्टी से पानी निकलने के उपरांत सूखे स्थान पर रख देते हैं। तदुपरांत जब मिट्टी कठेस हो जाती है तो पैर से मसलते हैं ताकि मिट्टी से हवा निकल जाए। इसके बाद मिट्टी के छोटे छोटे पिंड तैयार करके बोरे या प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, जिससे मिट्टी में हवा न लगे और नमी बनी रहे। इस प्रक्रिया में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। यह प्रक्रिया वर्ष भर निरंतर चलती रहती है। वर्तमान समय में विद्युत चालित चाक पर ये कुंभकार बर्तन बनाते हैं। केवल इतना ही नहीं, एक विद्युत मोटर में 3 से 4 चाक एक साथ चल सकते हैं, जिसके कारण पात्रों की उत्पादकता बढ़ जाती है। मिट्टी के लोंदे को घूमते हुए चाक पर रखकर कुम्हार अपने हाथ के अंगूठे, अंगुलियों और हथेली के सहारे कभी दबाकर, कभी छोड़कर इच्छानुसार पात्र के आकारों का सृजन करते हैं। जब ये पात्र 50% सूख जाते हैं, तब इन पात्रों को पुनः चाक पर लगे खुद एक प्रकार की मिट्टी का सांचा के मध्य में रखकर सुतुहा अर्थात लोहे का बना उपकरण के द्वारा पात्रों की छिलाई की जाती है। छिलाई के उपरांत घोंट अर्थात चिकने पत्थर के द्वारा पात्र को चिकना किया जाता है, जिसे स्थानीय बोलचाल में घुटाई कहते हैं। इस प्रकार कुंभकार तैयार पात्रों को पूर्ण रूप से सूखने के लिए धूप में रखते हैं। काली मिट्टी के बर्तनों की निर्माण प्रक्रिया का अगला प्रसंग एक विशेष प्रकार का लेप लगाना है, जिसे काबिस प्रलेप कहते हैं। काबिस से पात्र की सतह चमकदार होती है। काबिस तैयार करने के लिए आम के पेड़ की छाल, रेह मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी, अढ़ूस की पत्ती, बांस की पत्ती, खरा सोडा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अड़छी में आम, अढ़ूस और बांस की पत्ती के छोटे छोटे टुकड़े रेह मिलाकर एक साथ नाद में भिगो दिए जाते हैं। जब काबिस का प्रयोग करना होता है तो शाम के समय मुख्य रूप से कुंभकार महिलाएं लकड़ी का बना मुसल व ओखली की मदद से लगभग 1 घंटे तक आवश्यकतानुसार पानी की मदद से पिंड को कूटकर घोल बनाती हैं। सुबह के समय इसकी सूती कपड़े से छनाई की जाती है। अब यह घोल काबिस के रूप में प्राप्त होता है। अब तैयार काबिस को मिट्टी के बर्तन के ऊपर चढ़ाया जाता है। बदन में चीपी जाए, अरे ससुरे में पहिनी त ससु भूसुरा, अरे नैहरे यह पानी की मोटाई से लगभग 1.5 गुना या 2 गुना गाढ़ा होता है। काबिस चढ़ाने का कार्य घर की महिलाओं द्वारा संपादित किया जाता है। यहाँ यह उल्लेख करना नितांत आवश्यक है कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रकार के लेप का वर्णन मिलता है। काबिस लगाने के बाद कुंभकार परिवारों की स्त्रियां या बुजुर्ग महिलाएं सूती कपड़े को सरसों के तेल में लगाकर पात्रों को रगड़ती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में मजाई कहते हैं। चमक लाने की प्रक्रिया में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेरा नाम पुष्पा प्रजापति है और एक काम मेरे मायके में नहीं होता था, यहाँ शादी के बाद आके यहाँ सीखे हैं अपने माता पिता से, और सुबह उठ के सारा सहयोग पति के साथ बच्चों के साथ करते हैं।
उसको मिट्टी बनाना है, मिट्टी हटाना है, बर्तन सुखाना है, कटिंग करना है, मजाई सफाई करना है, रंगाई घोटाई करना है, जो है मसाला चढ़ाना है, नक्काशी करना है। ये सब सारे काम औरतें करती हैं। मिट्टी बना के देना है, रंगाई कर दिए, तेल लगा के उसको माज के सफाई कर दिए। काबिस युक्त पात्र के निर्माण के उपरांत निर्माण प्रक्रिया का अगला चरण पात्रों पर अलंकरण का उकेरा जाना है। काबिस लगे इन पात्रों को छाते की नुकीली तीली से खरोंच पद्धति द्वारा विभिन्न आकार प्रकार के ज्यामितिक, प्राकृतिक, स्त्री आभूषणों जैसे बूंदा, पायल, कील, चेन, सीकड़ आदि नवीनतम अभिप्रायों से सुसज्जित किया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पुरुष कुंभकारों के द्वारा ही संपादित की जाती है। उत्कीर्णन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पात्र को पकाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। काले मृदभांड की महत्वपूर्ण कड़ी यह प्रक्रिया ही इन पात्रों को काली रंगत देती है। बर्तनों को पकाने के लिए कुंभकार के पास एक तैयार आवा होता है। इस कुंडे के अंदर कंडे के छोटे छोटे टुकड़े को डाल दिया जाता है। फिर इसके अंदर काबिस लगे व उकेरित पात्रों को रख दिया जाता है। पात्रों को अधिकतम 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इसके पश्चात 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे होने के बाद आवे को खोलकर कुंडे के अंदर उपले अर्थात गोहरी की छोटी छोटी टुकड़ियाँ तथा बकरी की लेंडी विष्ठा डालकर पुनः बंद कर देते हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की उपस्थिति में पात्र काले हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में स्याही करना बोलते हैं। अगले दिन आवे को खोलकर पात्र को निकाल लिया जाता है। मेरा नाम शिवजतन प्रजापति है। पिताजी के नाम है राजेंद्र प्रसाद प्रजापति। निजामाबाद के निवासी हम हैं। अब ब्लैक प्लास्टिक काम से हम लोग बचपन से ही इस काम में जुड़े हुए हैं। इस काम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हम लोग को हमको राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1994 में। यहाँ पे एनजीओ वगैरह कोई भी जो है अपने ही बेनिफिट के लिए काम करे, कारीगरों के लिए कोई लाभ नहीं मिलता उससे। इस कला को हम लोग बढ़ाने के लिए अन्य तरह से हम लोग डिज़ाइन निकालते हैं। अपने स्वयं के बदौलत हम लोग तकनीकें चेंज करते रहते हैं। इसमें जो है इसमें सरकार कोई जो है मदद नहीं मिल पाती हम लोगों को। पीढ़ी से में जो है अधिकांश को तो प्लान कर देते हैं। ब्लैक प्लास्टिक काम तो उस समय में लुप्त होने का हाथ पर पहुँच चुकी है। जैसे दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, मद्रास हुआ, अलग अलग पार्टियों को हम लोग आर्डर आता है तो सब भेजते वहाँ पे कि ब्लैक प्लास्टिक जीवित रखने के लिए सरकार जो है कारीगरों के लिए आर्थिक मदद की जाए, भट्टी की सुविधा की जाए और रॉ मटेरियल सुविधा की जाए, जिससे इस कला को जीवित रखा जा सके। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि सिंधु सभ्यता के समय में ही स्लेटी या काला रंग लाने के लिए पात्रों को बंद भट्टियों में पकाया जाता था। भारतवर्ष में काले मृदभांडों यानी ब्लैकवेयर्स की परंपरा बहुत प्राचीन है। कुछ ब्लैकवेयर्स सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी मिलते हैं और जो ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं हैं उनमें भी ब्लैकवेयर्स का प्रयोग दिखलाई देता है। ब्लैक स्लिप पॉटरी जिसे हम कहते हैं वो निश्चित रूप से दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भारत में प्रचलित थी, विशेष रूप से उत्तर भारत में। और ऐसा समझा जा सकता है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या पेंटेड ग्रेवेयर जैसे डीलक्स पॉटरी जो हैं वो उन्हीं से इवॉल्व हुई थी। ये जो ब्लैक स्लिप्ड वेयर की परंपरा है ये लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक चलती रही और इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। जो बौद्ध भिक्षु थे वो उनके जो पात्र हैं, भिक्षा पात्र, वो भी पाली त्रिपिटक के अनुसार काले रंग के मृदभांडों के ही बने हुए होते थे, जो निश्चित रूप से या तो ब्लैक स्लिप्ड वेयर के होते थे या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के होते थे। और ये परंपरा एक बार जब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास
लुप्तप्राय हो गई। तो उसके बाद इस परंपरा के अवशेष हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नहीं मिलते, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे कुंभकार थे, जो प्रजापति थे, उन लोगों ने इस परंपरा को सुरक्षित रखा था। और जब गुजरात से कुंभकारों के परिवार निज़ामाबाद आए, आजमगढ़ जनपद में, और निज़ामाबाद में उन्होंने अपनी मृदभांड परंपरा प्रारंभ की, उस समय उन्होंने संभवतः इस प्राचीन परंपरा को भी ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग किया। और आज ये जो मृदभांड परंपरा हम वहाँ देख रहे हैं, जिसके कोर ग्रे पॉटरी के हैं और ग्रे कलर के कोर हैं, और इनके ऊपर एक लेप चढ़ाया गया है। और उस लेप के चढ़ाने के विषय में राजकुमार पांडे जी ने अपना शोध अध्ययन किया है, और उन्होंने बताया है कि उसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके उनको बनाया गया था। और इनकी जो चमक है और जो लस्चर है इस पॉटरी का, वो काफ़ी साम्यता रखते हैं ब्लैक स्लिप्डवेयर नामक जो हमारी प्राचीन परंपरा थी मृदभांडों की, उसके साथ। पके पात्रों को आमे से निकालने के बाद उकेरित स्थान में पारा, रांगा एवं शीशे के मिश्रण अर्थात बुकनी से भराई की जाती है। इस तैयार बुकनी में तरल पारे को स्त्रियां हाथ की हथेली पर अंगूठे से रगड़कर मिलाती हैं। इसके बाद हाथ के अंगूठे की सहायता से पात्र में उकेरित अलंकरण में दबाकर भरती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में भराई कहते हैं। यह कार्य मुख्य रूप से कुंभकार स्त्रियां ही करती हैं। अलंकरण भराई के उपरांत पात्रों को पानी लगाकर सूती कपड़े से सफाई की जाती है। मेरा नाम शिवरतन प्रजापति है। मुझे 2001 में स्टेट अवार्ड मिला था। बड़े पीस को ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होते थे। कुछ मैंने कहा, मेरे माइंड में आया कुछ छोटा पीस बनाते हैं। तो फिर मैंने भी सुना था कि किसी ने माचिस के तीली पे 3 पीस रखे हैं। तो मेरे माइंड में आया कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा नाम हो, इतना बारीक से बारीक छोटा से छोटा काम कर सकूं। तो मैं भी बहुत मिनिएचर काम किए हैं। तो इसमें मैंने भी एक माचिस के तीली पे 15 पीस बनाए और सिक्के पे 40 पीस बना के रखे। इस काम में मैं भी दुबई गया था, ग्लोबल विलेज जहाँ पे 3 महीने था, मेक इन इंडिया में प्रोग्राम किया था। इस काम को छोड़ के मैं बॉम्बे गया था, कारपेंटर का भी काम किया था। फिर मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए, तो फिर मैं आया इसी काम में, अपने काम में लग गया। कुछ प्रॉब्लम भी आई, लेकिन मिनिएचर काम में मैं लगा रहा। इस काम के लिए मैंने गिनीज बुक में अप्लाई भी किया था। तो जबकि सिक्के पे और माचिस के तीली पे मतलब ये चीज़ बनाया था, तो मैंने अप्लाई सिक्के पे किया था। एक सिक्के पे जो 40 पीस बनाए थे। तो वो पी गलवा जो है वो उन्होंने मतलब छोटे प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन वो सिक्के पे इतना ज़्यादा अभी तक बना के रख के दिखाए नहीं है, ना माचिस के तीली पे। उन्होंने भी मतलब एक करीब 1.5 mm का बनाया है पॉट। लेकिन अब गिनीज बुक का फोल्ड, हाँ, उनके गिनीज बुक में है। जैसे बड़ा पीस भी बनाए हैं 10-12 फुट का, लिम्का बुक भी है, गिनीज बुक में भी है, अवार्ड पाए हैं। लेकिन आज तक अभी तक इतने प्रोडक्ट जितने जो अलग अलग डिजाइन के अभी तक कोई नहीं रखा है। तो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है। तो ये इसमें खुद ही इतना कि ब्लैक पॉटरी कर रहे हैं, तो जो यूनिक चीज़ बनाए हैं, तो इससे नाम तो रहेगा, ये काम भी रहेगा निजामाबाद का और नाम रहेगा और ख़ुद का भी नाम रहेगा। अगर लोग करना चाहेंगे तो और बेहतर बात रहेगी। सफाई के उपरांत पात्रों की पैकिंग करके गंतव्य तक भेजने के लिए तैयार किया जाता है। उद्योग मंत्रालय सरकार ने कुंभकारों को 99 वर्षों तक पट्टे पर मिट्टी कार्य करने के लिए 5.157 एकड़ भूमि प्रदान किया है। जिला उद्योग केंद्र आजमगढ़ शहर के बाहर अपने उत्पादक को मेले एवं प्रदर्शनों में दुकान लगाने के लिए
प्रत्येक वर्ष में पंजीकृत कुंभकार को 3 बार प्रत्येक कुंभकार को 10,000 रुपये प्रदान करता है। शोधार्थी राजकुमार पांडेय द्वारा निजामाबाद मृदभांड कला परंपरा का अवलोकन तथा विश्लेषणात्मक अध्ययनोपरांत यह जानकारी प्राप्त होती है कि काले मृदभांड को संरक्षित एवं जीवंत बनाने के लिए इसकी गुणवत्ता एवं दर के अनुरूप अधिक मेहनत और आय की आवश्यकता है। गुणवत्ता अर्थात पात्र की अच्छी तरह से पकाई करना, जिसके कारण इसको मजबूती दी जा सके। निजामाबाद मृदभांड परंपरा अपने रुपहले रंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तनों के ऊपर रुपहले रंग से अलंकरण नहीं किया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक हैं। कुंभकार परिवार की महिलाएं रुपहले रंग की भराई अंगूठे द्वारा दबाकर करती हैं, जिसके कारण अंगूठे को नुकसान अर्थात कभी कभी घाव आदि हो जाते हैं। रांगा, पारा, शीशा आदि के मूल्य में वृद्धि के कारण बहुत से कुंभकार इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि भविष्य में कुंभकार काली मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करें, लेकिन बिना रुपहले अलंकरण के। युवा पीढ़ी इस कार्य में शामिल होकर नई दिशा में इसे ले जा सकती है और पूरी दुनिया में इसे बेहतर स्थिति में स्थापित किया जा सकता है। इस कला को हर जगह अपना स्थान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग तकनीक एवं उत्पादन के पीछे की मेहनत से अनजान हैं। वर्तमान समय में कुछ प्रमुख कुंभकार इसके विपणन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यही प्रमुख कुंभकार सरकार द्वारा लाभान्वित होकर अपने मिट्टी के बर्तनों का अधिक उत्पादन तथा विपणन विस्तार कर रहे हैं। इस कला के लिए अत्यधिक लगन, त्याग एवं साधना की आवश्यकता है। इस काली मृदभांड कला को बचाने के लिए सभी कुंभकारों को इसके लिए एक साथ आने की आवश्यकता है और इसे विश्व स्तर पर गुणवत्ता के साथ स्थापित करने की नितांत आवश्यकता भी है। अन्यथा यह पारंपरिक मृदभांड परंपरा इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। सरयू कुंवर सिलनी घाघरा तमसा की है धार यहाँ, 31 हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन सार यहाँ। चरण पादुका साहिब के चरणों की पावन धाम यहाँ, चरण धरे प्रभु रामचंद्र जी की कभी विश्राम यहाँ। हो ज्ञानी ध्यानी ऋषियों माँ अनसुईया जी का पलना है, अत्रि चंद्रमा दत्तात्रेय दुर्वासा जी का अंगना है। सत्य सनातन मूल्यों का यहाँ कल कल बहता झरना है, अजान आरती और अरदास इसके तन का गहना है। सन 57 के संग्राम की गूंज यहाँ हो, पलना भैरव और हरि हर की तान यहाँ। जान यही पहचान यही यही है अभिमान हमारा, आजमगढ़ सम्मान हमारा। ओ आजमगढ़ अभिमान हमारा है, आजमगढ़